अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर जो जारी तरीक़ेकार है प्रेवलेंट और आपको जो इधर उधर नज़र आता है करंट अफेयर्स पे बात करने का, वो ये है कि एक वाक़या कहीं पे हो रहा है, आग लगी हुई है, लपटें उठ रही हैं, धुएं के बादल छाए हुए हैं और यहाँ से फिर टेलीविज़न स्टेशन से फ़ोन जाता है, जनाब आप मौके पे मौजूद हैं, आप हमें बताइए हमारे नाज़रीन को कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिल्कुल इसी तरह की आज दिन भर सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट में जो केस की समाअत के दौरान। और हॉट टॉक और ये वो छोटे छोटे जुमले उसमें से निकाले जा रहे हैं, दानश्वरियाँ बिगाड़ी जा रही हैं। मरियम नवाज़ शरीफ ने चर्चिल से कहा कि मैं उसकी बात से एक कोटेशन से बात शुरू करूँगी। ठीक है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हमारे मुल्क को कोई ख़तरा नहीं है। फिर अदालत के अंदर वकला के भी आर्गूमेंट्स इसी तरह के थे। जितनी दानिश बेस्ड कोटेशंस हैं वो तो सब ने पढ़ रखी होती हैं, लेकिन मसला वहाँ पे आके पड़ता है कि जब अपने सर पे पड़ती है, ख़ुद ज़ात की गवाही से बताना पड़ता है कि फ़लाँ फ़लाँ दानिशमंदाना कोटेशन जो हम कोट करने लगे हैं या जो हम कोट किया करते थे, उसकी गवाही हम अपने वजूद से और अपने रवैये से और अपने किरदार से देंगे। ये गवाही देने वाला तबका पाकिस्तान में नापैद है, आमतुन्नास में भी, इदारों में भी और अरबाब इख्तियार में भी। चूँकि वो तबका मौजूद नहीं है, इसलिए अब ये सुनी सुनाई बातें पेश करके उनके ऊपर फुदकते और नाचते हैं और उनसे ये मसाइल का हल और क्राइसिस की सेटलमेंट चाहते हैं। मेरी गुफ्तगू में शेर ऐसे दर आते हैं क्योंकि मैंने शेर को कभी चस्के लेने वाली दो लाइनों के तौर पर नहीं समझा आज तक, बल्कि वो इंतहाई ज़िम्मेदारी से किसी दिमाग में से एक प्रोसेस के तौर पर निकल के वो दो लाइनें आती हैं जिसमें वो बात करता है शायर, उससे वो बड़ा शेर और बड़ा अदबी फ़िक्रा जो है वो जन्म लेता है। इसलिए वो भी गोया गुफ्तगू के हिस्से के तौर पर आपको उसमें दरमियान में आ जाते हैं। जैसे अभी मेरे ज़हन में साथ साथ ही जब मैंने ये तमहीद उठाई तो मुझे वो एक शेर याद आया कि सिर्फ़ गुफ्तार से ज़ख्मों का रफू चाहते हैं, ये सियासत है तो फिर क्या कहें नादानी को। और वैसे इसी गज़ल में वैदुल अलीम साहब की गज़ल है कि एक आगे शेर भी है कि कोई तकसीम नई करके चला जाता है, जो भी आता है मेरे घर की निगहबानी को। तकरीबन वही फिनोमेना आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं और अब कोट करते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 23 मरतबा IMF से बेल आउट पैकेज के लिए ये जा चुके हैं। सवाल ये है कि 50 की दहाई में पहली दफ़ा ये गए थे IMF के पास, तो उस वक्त से लेके 70 सालों में 23 दफ़ा जो जाने वाले हैं IMF के पास, उनका सियासी और कौमी और वतनियत बेस्ड शऊर क्या होगा कि जिनको ये तौफीक नहीं हुई कि कहीं सर जोड़ के बैठें और हम पहला हमारा जो दुश्मन है वो दूसरों पर इन्हिसार करने वाली सिचुएशन है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जानी।
खुद इन्हिसारी अपनी ज़ात में बहुत बड़ा इलाज होती है। खुद इन्हिसारी अपनी ज़ात में बहुत बड़ा एसेट होती है और ख़ुद इन्हिसारी अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो ख़ुद इन्हिसारी रखते हैं उनके पास फ़ौजें ना भी हों उतनी मज़बूत, उनके पास उतने बड़े एटम बम ना भी हों, कुछ भी ना हो उस तरह का इंतज़ाम, लेकिन वो अपने मामलात में अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हों और उनका मिसरे तो आप सुनते रहते हैं, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, या जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। लेकिन ये तो सब कहने की बातें हैं जब तक इनके ऊपर अमल दरामद आपको अपनी कौमी ज़िंदगी में और मजमूई माशरती धारे में नज़र ना आए, जो आपको अरसा दराज हो गया पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा था। पिछले दिनों जिस मैंने आतिफ मियाँ की उस पॉडकास्ट का ज़िक्र किया था और जो बहुत तफसीली थी और बीबीसी ने उसको फौरी तौर पर जो उनके ख़्याल में रेलेवेंट बातें थीं वो तर्जमा करके तो वो एक आर्टिकल की सूरत में पेश भी कर दिया गया। और उसको पढ़ने के बाद जो मेरा एक वफूर था उस पर भी पानी पड़ गया एक लिहाज से कि अच्छा इन्होंने जो फौरी तौर पर तो अपनी तरफ से पेश कर ही दिया है, वो शेयर भी हो रहा है। हालांकि उस पर सेगमेंटाइज करके उसके 3, 4, 5 हिस्से करके उस पर बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो तो ज़ाहिर है जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतनी बात करेंगे। जो उनके ख़्याल में रेलेवेंट होती है वो कर देते हैं, जो उनके ख़्याल में रेलेवेंट नहीं होती वो उनको उससे क्या। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर बीबीसी वाली रिपोर्टिंग से ज़रा हट के है, डिफरेंट है। क्यों? सवाल ये है कि जिस वक्त आतिफ मियाँ को सिलेक्ट किया गया या नॉमिनेट किया गया और फिर उस कौंसल में ले के फिर वहीं से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो भी एक फौरी तौर पर सेटअप बनाने लगे थे आज से 4-5 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के आते ही, और फिर वो जो तमाशे लगे और शोर बरपा हुआ तो फिर उस पर हटाया गया। उस वक्त तो आतिफ मियाँ ने कोई एक छोटी सी ट्वीट थी 2-3 लाइनों की कि ठीक है उनको जो सूट करता है वो करें, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी खिदमत बहरहाल अपने मुल्क के लिए हाजिर हैं, और मतलब बेस्ट विशेज़ और इस तरह करके उन्होंने बात को पहलू तही करके साइड से गुजर गए या तरह दे गए कि ठीक है बस सही है, नहीं है तो ना सही। अब क्या हो गया कि अचानक मतलब कि सेंसिबल आदमी, ज़िम्मेदार आदमी है, उनकी नज़र भी है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, हिस्टोरिकली भी। जब उनकी गुफ्तगू सुनी है तो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन को लेके वो गुफ्तगू का थ्रेड जो है वो आगे ले चल रहा था। और उनके जो बात करने वाले थे अपना जो उनसे होस्ट कर रहे थे जो प्रोग्राम को, वो भी अच्छे पढ़े लिखे और एक बालिग नज़री के साथ सवाल उठाने और बात को आगे बढ़ाने वाला शख्स थे। तो इनको बैठे बिठाए अचानक क्यों ख्याल आया कि वो 1-1.5 घंटा लगा के, इतने तो ये इकोनॉमिस्ट वेले भी नहीं होते, और फिर जिस पाकिस्तान को और उनके सियासी डिसीजंस को वो इतनी रसान और खूबसूरती से पिछले 4-5 साल पहले वाले वाक़े को टाल गए थे, तो अब क्या ज़रूरत थी ये बात करने की। इसका जवाब एक तो उन्होंने उसी अपनी गुफ्तगू के अंदर भी दिया था कि बात यह है कि अब आपकी इकॉनमी उस रेड एरिया में जा चुकी है जिसमें अब ये नीचे धंसती चली जा रही है आपका सिस्टम। और जब ये सारा कुछ जाएगा नीचे तो चूँकि लोगों की दुनिया पर इन्हिसार करने की सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खाने पीने की अशिया तक बाहर से आ रही हैं। गंदम, बुनियादी आटा, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब कारा आटा होवे तो चलो सब निज़ाम चल जाता है। ये जो पंजाब और पाकिस्तान में जिस तरह आम बिल्कुल निचले तबके के या इंतहाई गुरबा की मईशत में यही कहा जाता है। तो जो मुल्क अरसे से गंदम भी इंपोर्ट पे सरवाइव कर रहा है और उसके पास वसाइल हैं,
वो गंदम में ख़ुद कफ़ील रह सकते थे, लेकिन जाहिर है कि पॉलिसी जो है वो नेशनल पॉलिसी वो तो ख़ुद ही बनानी है। वो मुझे पंजाबी की एक मिसाल याद आ गई कि वो कुछ अजीब सी बहू थी, तो उसने अपने ससुर को कहा कि ये जिस चुलानी में या एक तरफ होते हैं चूल्हा वगैरह जहाँ पे होता है छोटा सा कमरा टाइप, तो उसको दरवाज़ा कोई नहीं है, तो कुत्ती जो है वो मुंह डाल जाती है आटे में, तो वो मुझे दरवाज़ा लगा दें। तो वो ससुर कहता है कि तरखान नू कह के तो मैं आज ही बूहा लवा देना, यानी मैं वहाँ पे दरवाज़ा तो लगवा देता हूँ, लेकिन तुम में अगर कोई चज होता तो तुम्हारे को आटे में कुत्ती कहाँ से मुंह डाल जाती, उसको बंद तो तुम नहीं करना है दरवाजे को, मैंने तो नहीं आके करना। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान कुचज्जी नौ के हत्थे, एक नहीं कई बहुओं के हत्थे चढ़ा रहा, और उन कुचज्जी बहुओं ने ये तक शऊर नहीं दिया सोसाइटी को कि हमारे सिर्फ पंजाब में 48 लाख एकड़ काबिल काश्त ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है, और जितनी गंदम की हमारी ज़रूरत है वो सिर्फ पंजाब से पूरी की जा सकती है। लेकिन वार फुटिंग पे फोकस्ड हो के उस पर कोई काम क्यों करेगा? क्योंकि वो तो जहाँ पर आते हैं आप पे हुकूमत करने के लिए। वो कल मुझे किसी ने बताया कि वो जरदारी साहब जो हैं वो अपने दोतरे नवासे की सालगिरह के लिए दुबई रवाना हो गए हैं। अब आप खुद सोच लें कि उत्थे तीली ला के पाकिस्तान दे विच, और जिस तरह का भी गंजा काना निज़ाम था उसको चलते हुए अपना किरदार अदा करके वो खुद दुबई में मतलब तालियां पीटने चले गए हैं उसकी नवासे की सालगिरह पे। जरदारियां दे नवासे दी सालगिरह पाकिस्तान में जो जारी क्राइसिस है उससे बहुत ज़्यादा अहम है, और इस तरह की कई मिसालें हैं जिनके स्टेक्स बाहर हैं, वो सिर्फ आप पे हुकूमत करने के लिए वहाँ आते हैं, और वो टीम भी उसी तरह की घड़ के लाते हैं। और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, इसमें ना कोई इमरान खान का इस्तिस्ना है, ना नवाज शरीफ का है, ना शहबाज शरीफ का है, सलमान शहबाज जो भी इनके लोंडे लपाड़िए हैं सारे, इन और बिलावल हो या जिन जिन के भी आप नाम लें, और MQM के भी जो बाकियात और बचे खुचे लोग हैं, सबके पास यही है कि जिस वक्त वहाँ पर देग बटने का वक्त होता है उस वक्त वो सारे हाजिर हैं, और फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी तरह की है कि आप हमें बॉल बना के देंगे, फिर आप ही हमें बताएंगे कि सेंटर कौन खेलेगा और विंग पे साइडों पे कौन होगा, नेट में कौन आएगा। ये सारा कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी तैयारी और तयशुदा उसके स्केजुअल के साथ वो लोग बारियां भी लेते हैं, जगह भी लेते हैं, अपनी अपनी पोस्टिंग्स भी लेते हैं, अपनी अपनी कुर्सियां और सीटें भी लेते हैं। इस तबके ने पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की तरफ कैसे लेके जाना था, और जितनी डिटेल्ड तफसील उन्होंने वो सारी की सारी मुआशी बदहाली की आतिफ मियाँ ने बताई है। अगर आतिफ मियाँ जैसा बंदा उस वक्त यानी 4-5 साल पहले उस तरह इंडक्ट कर लिया जाता तो वो इन चीज़ों को किस चक्कर में छुपाते जी, और क्यों छुपाते? ये आज की मिसाल नहीं है। वो हमारे एक दोस्त के वालिद साहब मरहूम हो गए, अब वफ़ात हो गई है उनकी, उन्होंने अपने एक लड़के की भर्ती करवानी थी, तो उसमें ज़ाहिर है सीटें थोड़ी सी होती हैं। FIA की थी, ताहिर आरिफ साहब उन दिनों डायरेक्टर थे FIA के, या अपना DDG थे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो उस में उनकी उस लड़के की भर्ती ना हुई, तो बाद में कहीं मुलाकात हुई तो वो MD नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इन्हां नूं आंदा सा पिया भी जे भर्ती दा इंचार्ज या वो जिहड़ा वड्डा डायरैक्टर है वो ताहिर आरिफ होया, MD होया, तो फिर तो मैरिट ते भर्ती हो जाती। लोगों को ये पता है कि अगर मेरिट को ऑनर करने की किसी तबके में या इंसानों के किसी धड़े में इस्तात है तो वो ये अहमदियों वाला इंसानी स्टफ़ ही है।
तो अगर उस वक्त आतिफ मियाँ होते तो वो ये जो आज आज लेके कहते हैं कि जो होना इंज हो गया तो होना इंज हो गया, ये तो उसी वक्त साफ साफ बताते हैं कि ये मसाइल हैं हमारे। फिर वो बाज़ ड्रास्टिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, वो उसके लिए ज़मीन हमवार करते। फिर ये है कि टोटल बेड़ा गर्क हुआ हो जिस मुल्क के मुआशरती और मुआशी और सियासी और इंतज़ामी स्ट्रक्चर का, वो जादू की छड़ी से ऐसे छूब मंतर के ज़रिए कहाँ से हल होना होता है। उसके लिए तो आपको सफ़र करना पड़ता है, और वो दूसरा अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करना पड़ता है, SUFFER वाला। उसके लिए आपको एक सच्चाई के ऊपर बुनियाद रखने वाले वसीउल बुनियाद मुकालमे की ज़रूरत होती है। उसी के लिए ये इंक्लूसिव की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि सबको साथ लेके चलना, बताना कि होने थे रहना जे कि नहीं, ये मुल्क इनू सामभना है कि नहीं सामभना, इसका क्या करना है अब। तो जब सामने टेबल पे सच्ची सूरत हाल फैक्ट शीट्स होंगी तो उसके ऊपर एक सच्चाई बेस्ड और हकीकत पसंदाना पॉलिसी मुरतब होगी। ये सारा कुछ उनको कहाँ सूट करता है जो यहाँ पे सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि पता क्या मतलब, ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई डिग आउट करके बात निकाली है, सामने की बात है, लेकिन तवज्जो नहीं जाती इस तरफ लोगों की। अदलिया और फौज का किरदार क्या होता है कि चलते हुए पॉलिटिकल सिस्टम में से उन दो पिलर्स को मजबूत हुकूमतें बनाती हैं। जो भी सिस्टम पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो या जिस तरह का भी निज़ाम हो, वो ख़ुद पूरे मुल्क में अपने इन दो पिलर्स को इंतहाई मजबूत बनाते हैं। मगर कौन बनाते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम इन दो चीज़ों को अपने मुल्क की यानी सलामती के लिए, इसके ड्यूरेबिलिटी के लिए तनख्वाहें भी देते हैं, इनको वसाइल भी देते हैं और इनके ऊपर जो भी ज़रूरियात हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वो किरदार अपना अदा करते हैं। कमाइयाँ करना उनका काम नहीं होता। जिस तरह कमाइयाँ करना उनका काम नहीं होता, इसी तरह से फैसला साजी भी उनका काम नहीं होता। मगर एक दिन में तो ये वाक़या नहीं हुआ। झूठ और मुनाफकत और मुलम्मा साजी के ज़रिए और इवल नेक्सस जो गठजोड़ होते हैं उनके ज़रिए दहाइयाँ लगी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दहाइयाँ, मतलब कब से ये शुरू हुए हैं। तो अब उस अंजाम और उस क्लाइमैक्स को बात पहुंचती हुई नज़र आ गई है। इसलिए नज़र आ गई है कि पहले जब कोई बात होती थी ना कि ये पाकिस्तान हालात कोलैप्स कर जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो जो दानिश्वर बैठते थे टॉक शोज़ में, वो एक फ़िक्रे के साथ एक फुंदना टांगते होते थे। मेरे मुंह में खाक, इस तरह तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। मेरे मुंह में खाक, फिर इस तरह तो ये निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा। मेरे मुंह में खाक, फिर ये डीरेल हो जाएंगे। अब मैंने कुछ 4-6 हफ्तों से सुना है कि वो जो मुंह में खाक डालनी उन्होंने बंद कर दी है। अब ओपनली कहते हैं फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे अभी आज वो अदलिया को जिस तरह थ्रेट कर रहे थे और जिस तरह, यानी एक जिनको एड्रेस करने के लिए माई लॉर्ड कहना पड़ता है, उस माई लॉर्ड कहने वाले बंदे को अब आप ओपन थ्रेट्स पे उतर आते हैं, तो इसका मतलब है वो इदारा भी क्या अब आपके हाथ से। लेकिन वही काबिल अजमेरी वाली बात है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस वक्त जो सितम बालाए सितम है वो ये है कि 40-50 साल तो जिस बेहिसी के नतीजे में आप यहाँ तक पहुँचे, आग का गड़ा, उसके किनारे पे कौम भी, लीडरशिप भी, इदारे भी, बड़े से बड़े सारे नाम उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। लेकिन और ये नज़र भी आ रहा है, इसकी मिसाल चाहे उस, मैंने आग का गड़ा इसलिए कहा कि वो कुरान शरीफ में आता है कुन तुम अला शफा हुफरातन वाली आयत में, कि तुम आग के गड़े के किनारे पर खड़े थे, पड़े थे कि वहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें वापस खींच लिया।
और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि जब सैलाबों की ढाल लगती है दरियाओं के किनारों को, किनारा तोड़ने वाली, तो वो ऊपर बिल्कुल ठीक ज़मीन आ रही होती है, लेकिन बड़े बड़े जो हिस्से हैं वो कोलैप्स करके जब गिरते हैं तो उसके ऊपर जो कुछ भी है वो सारा कुछ साथ ही जाता है। तो मैं कल किसी दोस्त को ये कह रहा था कि ये इस वक्त उस हिस्से के ऊपर बैठकर, जिसके नीचे अब पानी बड़ी तेज़ी से उसको साथ गिराता हुआ जा रहा है, मतलब किनारे को तोड़ता हुआ, उस हिस्से के ऊपर बैठकर ये शतरंज खेल रहे हैं और उस पर तालियां पीट रही है पब्लिक, और सोशल मीडिया उसी पे लगा हुआ है कि देखा जी उन्होंने जरदारी ने ये कर दिया, तो इमरान खान को कहते थे लीडरशिप नहीं आती, सियासत नहीं आती, उसने ये कर दिया। आतिफ मियां ने अपने प्रोग्राम में एक लाइन में एक बात कही थी पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा था कि सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यह है कि इकॉनमी की जो सूरत हाल थी उस वक्त, जितना बड़ा थ्रेट में आप जाने वाले थे, मुल्क को लेके जाने, जो आप जा चुके हैं, उस वक्त जाने वाले थे की बात थी, अब तो जा चुके हैं। तो वो लैंड माइंस तो आप बिछा के जाते ही थे, पहले अपना नवाज शरीफ गवर्नमेंट बिछा के गई इमरान खान के लिए, इमरान खान ने बिछाई उनके लिए, लेकिन कम अज़ कम इस हालत में इन लोगों को इतना विजन भी नहीं था कि अभी ये उस अदम एतमाद से पीछे हट जाते और उसको रहने देते, क्योंकि ये दरमियान में जो गैप आया है अभी आज $234 पे डॉलर जाने का, और महंगाई, और फिर IMF का टोटली आपको इनकार करते चले जाने का, और फिर ये असासे बेच के तो मुख्तलिफ जगहों से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब इस तरह बेच के तो मुल्क नहीं चलते, वो तो चलते हैं जिस मतलब एक इंसानों का तबका है जो उसका हिस्सेदार बनता है, दूसरा आप वो लोग अट्रैक्ट करते हैं उस मुल्क में जिनकी वजह से इकॉनमी का पहिया चलता है, मुल्क का निज़ाम चलता है, और वहाँ पर वो वाली तरक्की होती है जो लुक्रेटिव है, जो कुछ लेके आती है। ये जो नंबर गेम्स और फिगर्स और इसके इशारियों के ज़रिए जिस तरक्की की आप बात कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल तरक्की होती ही नहीं है। अलबत्ता एक वाज़े इंडिकेटर है, वो जो नौजवान होस्ट कर रहे थे, मतलब उनके हम उम्र ही थे, उनके कुलीग ही थे, अयाज यूनस या इस तरह करके कुछ नाम था उनका, उसी पॉडकास्ट को, वो ये कह रहे थे कि मैं कराची जब जाता हूँ या गया था, तो जो मेरे वो जानने वाले जिनके पास उस ज़माने में जब मेरी पहले मुलाकात, जबकि इकॉनमी का ये हाल नहीं था, तो उस वक्त उनके पास छोटी गाड़ियाँ होती थी 1000 सीसी या 1300 सीसी। अब मैं जाता हूँ तो वो लैंड क्रूज़र्स और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि दौलत की जो कंसंट्रेशन है वो उन हाथों की तरफ तो बड़ी तेज़ी से गई, वो अमीर हुए हैं, गरीब हुआ है और बेड़ा गर्क हुआ है तो आम आदमी का हुआ है और पूरे मुल्क का हुआ है। और फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन बड़ी तेज़ी से हुई है कि अच्छा जेड़ा होना है होने दो, सानू कुछ ना कहो। ये जो है ना कि हम बच जाएंगे और वो मर जाएंगे, और वो बच जाएंगे और ये मर जाएंगे, ऐसा जब कलेक्टिव कैटास्ट्रॉफी आती है और उस वक्त फिर ये काम नहीं होता। उस वक्त तो फिर वही मिसरा है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब उस हद तक आ गए हैं कि अब सारे इदारों को सबक भी पढ़ा रहे हैं, अब इदारों को उनकी आईनी हदूद का भी बता रहे हैं। और ये नवाज शरीफ जब थे और उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था, और ये बहुत पुराना मेरा 2016 या 15 का आर्टिकल था, तो उसका उन्वान ही ये था, मतलब आईनी हदूद की। उन्होंने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें। आइन को जो जितना इस्तेमाल अब किया जा रहा है लफ्ज़ को, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं, कहने की हद तक, तो मैंने उस वक्त एक आर्टिकल ये लिखा था कि इदारे आईनी हदूद में रहें, लेकिन क्या आइन अपनी इंसानी हदूद में रहा है?
आइन को खुद जब आपने मिसयूज़ किया और उस आइन को पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ आपने इंजीनियर्ड तरीके से इस्तेमाल किया, तो कौन बोला? कोई भी नहीं। और जिस बेइंसाफ़ी और फैसले महफूज करने की रिवायत कब से आपने डाली हुई है, वो मुस्लिम कॉलोनी वाला फैसला, रब्वा वाली वाला अभी तक महफूज चला आ रहा है, नहीं ओपन हो रहा ना। इसका मतलब यह है कि आप मरियम नवाज़ जिस चर्चिल के इंसाफ की बात कर रही थी वो सिलेक्टेड जस्टिस नहीं था मरियम साहिबा, वो अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस की बात हो रही थी। तो जब आप सिलेक्टेड जस्टिस डिसेमिनेट करने पे उतर आते हैं तो उस वक्त वो जस्टिस नहीं होता, उसका नाम जस्टिस होता है, वो होता कुछ और है। वो परले दर्जे की बेइंसाफ़ी होती है, वो परले दर्जे का खिलवाड़ होता है सोसाइटी के साथ। तो इंसानी मुआशरत के साथ, इंसानी तहजीब के साथ, इंसानी मईशत के साथ, मुल्की मईशत के साथ और मुल्क की मजमूई मुआशरत के साथ खिलवाड़ करने में इस वक्त आप जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, आप सारे शामिल हैं। और ये मेरा कहना नहीं है सिर्फ। मुन्नू भाई मरहूम इस्लामाबाद होटल में जिस वक्त एहतसाब की रट लगाई हुई होती थी, उस वक्त उन्होंने एक नज़म कही थी कि चीफ एहतसाब कमिश्नर साहब बहादुर डाकुआं कोलों डाकुआं दा पता की पुछदे हो। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 5 कनाल दी कोठी दे विच 40 कुत्ते 10 पजैरो 5 कनीज़ां कित्थों आईयां। और फिर उन्होंने बताया कि जिनसे ये पूछ रहे हैं आप, जिन्हां कोलों पुछदे हो, जे पुछदे हो किंज दसणगे, जे दसणगे जिंज वसदे ने किंज वसणगे। अब ये जो पीडीएम की वो एक लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना, वो इसलिए नहीं खड़े हो रहे, सारों को अपने अपने नुकसानात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे एक दोस्त ने लिखा कि जी वो जो मैं पिछले कुछ प्रोग्रामों के पहले मैंने बात की थी कि इनको कहें कि जाएं, हम अवेलेबल नहीं है आपको पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए, अगर आपने हमें इख्तियार नहीं देना तो हम अपने घर बैठे हैं। तो आज वो बात हमारे एक और दोस्त ने इस्लामाबाद से अपनी फेसबुक पे लिखी कि जाएं फिर ये सारा कुछ इनको दे दें, जो पॉलिटिकल डिसीजंस खुद करना चाहते हैं तो वो पॉलिटिक्स भी खुद कर लें। लेकिन मासूमियत की इंतहा है कि ये काम ये कैसे कर सकते हैं। चौधरी शुजात लास्ट मोमेंट पे वो खत क्यों लिखते हैं, किस तरह के प्रेशर्स में आके लिखते हैं, और जरदारी किन की अपना तारे हिलाने पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी या मरियम नवाज़ या राना सनाउल्लाह या ये सारे एक लाइन में, इवन फजलुर रहमान, किस हैसियत में? क्योंकि जिस दिन ओपन अक्रॉस द बोर्ड सीधी सीधी बात होगी तो फिर तो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं, हाथ तो किसी के भी साफ नहीं है। वो जो इस वक्त जिसको मसीहा बना के बैठे हुए हैं, जिसको जो अमीरुल मोमिनीन बनता है और रियासत मदीना बनाता है, उसने किस छोटेपन के मुजाहरे किए हैं अपने दौरे हुकूमत में। तो एक्सक्लूसिव आप और ये कुछ छुपा के अब बात नहीं, ये जो जैसे वो मेरे पास गैर अहमदी दोस्त आते हैं प्रोग्राम में तो वो बड़ी लपेट के जी वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की टर्मों में नहीं, आपने एक तबके को ठुड्डे मार के बाहर रखा हुआ था आईनी तौर पर, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, सोशल सिस्टम में भी, और उनके बाइकाट के ऊपर आप हल्के हुए होते हैं। आज भी मुजफ्फरगढ़ में एक पूरा पोस्टर छपा हुआ है और नाच रहे हैं मुलवाने के जी वो कादियानियों का बाइकाट करो और इनको ये करो और बाइकाट। और अल्लाह दे बंदे बाइकाट करने के लिए और इस तरह के काम और इस तरह की मुखालफतों और नफ़रतों की मुहिम चलाने के लिए जो एक सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था, जो एक रियासत की रिट चाहिए थी, जो आपके साथ खड़ी होकर अहमदियों को मरवाती थी, अब आपके पल्ले वही नहीं बची। तो अब आप किसको पकड़ के लटकोगे? अब यहां पे पहुंच चुके हैं और आपको शर्म नहीं आ रही, और अभी भी आप यानी नीचे से दरिया आपकी ज़मीनें उठा के फेंकता जा रहा है उस तोगयानी के अंदर,
और आप उसके ऊपर नाच रहे हैं और दरारें पड़ चुकी हैं। इस हालत में आप बताइए कि सिर्फ ये रिपोर्टिंग कर देने का क्या फ़ायदा कि उसके इतने वोट हो गए, उसके 10 उतने काट गए और उसके वो हो गए। बात तो ये है कि अगर ये सारे इन दोनों को वज़ीर आला बना दें, फ़र्ज़ किया, इक़्तिदार इन सारों को दे दें, तो इक़्तिदार के बाद जिस चीज़ के साथ इन्होंने पाकिस्तान को चलाना है वो मुआशी सिस्टम अब इनका कोलैप्स हो चुका है। और बेशर्मी की इंतहा यह है कि ये 23 दफ़ा IMF में जाने के ऊपर शर्मिंदा नहीं है। और बहैसियत कौम अगर कोई PDM चाहिए थी तो वो इसके ऊपर चाहिए थी कि हम गए थे मारा, अब पानी के ऊपर सर रखना है अगर, जैसे सांस आता रहे, उसका क्या तरीका है। उसके लिए कोई PDM सुनी है आपने? इसलिए नहीं सुनी है कि इन सारों के पैसे भी बाहर हैं, इनके वसाइल भी बाहर हैं। जब कोलैप्स करेंगे तो ये उड़ जाएंगे, जिस तरह वो आज अपने 89 की सालगिरह पे चला गया। इन सालों ने किसी ना किसी की सालगिरह पे पहुंच जाना है। और पिछले दिनों जब ये बकरे ज़बह करने पे FIR हो रही थी तो एक खबर और बड़ी गर्दिश कर रही थी कि वो जी पाकिस्तान में पैमरा को हिदायत की गई है कि श्रीलंका वाले जो हालात हैं ना, उसकी वीडियो फुटेज जो है वो ना दिखाया करें अपने TV पे, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर। इसका मतलब है बात उनको खड़क रही है कहीं ना कहीं। तो इन हालात में अब ज़्यादा से ज़्यादा वो जो इंसानी तबका किसी न किसी तरह कुछ वे आउट कर डिवाइस करके और थोड़ी एक कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन वो किसी तरह अपने आप को बचा सके तो बचा सके। बाकी इन्होंने अब आपको क्या बचाना। अब ये बेच तो सकते हैं, अब बचा नहीं सकते। वो सुना हुआ है ना, बीच बचाओ। वो बीच बचाओ नहीं, वो अब वो बेच बचाओ वाला है सिस्टम। अब ये स्टेप बाय स्टेप आपको बेच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सारों के मुंह में आ रही है। अब वो वसुदुल्लाह खान साहब जो हैं वो, उनके मैंने देखा है वो कभी जुमला कस जाते हैं। अब वो जुमला कसने की भी इस्तात नहीं बची, क्योंकि जो आंखें खोल के देखने वाले लोग हैं हकीकत पसंदाना नज़र से, वो अब मायूस ना हो तो और वो वहाँ पर क्या करें। तेहरान से जब सारे लोग नकल मकानी करके जा रहे थे तो मुख्तार मसूद कहते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन भी उस वक्त भागता भागता जहाज़ में चढ़ गया। उसमें ऐसे ही होता है कि जिसको जहाँ जगह मिली, इनकलाब से पहले की बात है, वो खुमैनी इनकलाब की। तो कहते जब जहाज़ टेक ऑफ हुआ तो वो नीचे रोशनियों पे नज़र पड़ती है, शहर की रोशनियाँ जब नज़र आई तो नेचुरली ज़्यादा नज़र आई। मैंने उसे कहा कि लोग कहते हैं कि तेहरान जो है वो अंधेर पड़ गया है, तो देखो कितनी रोशनी है। तो वो कहते हैं, ईरानी जो बिजनेसमैन था, कहते हैं तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये रोशनियाँ नहीं हैं, लोग भगदड़ में भागे हैं और अपने घर की बत्तियां बंद करनी भूल गए हैं, जल्दी में यहाँ से निकले हैं। तो जनाब ये जो हालात हैं वो घर की बत्तियां बंद करके जाने वाले नहीं, भूल के भागने वाले हालात पर ले आए हैं। अल्लाह रहम करे। और अब इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी बका की तरफ तवज्जो कर लें। कलेक्टिव तो जो कोलैप्स है वो अब इनका नज़र आ रहा है। इदारों के पल्ले छोड़ा कख नहीं। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि अभी तक भी इनको वो एहसास नहीं है, अभी तक बेहिस हैं। और वो ऐसे तरीके चाहते हैं कि बाहर से लोग आके हमें पैसे दें और हम ठीक हो जाएं। बाहर से अब कोई दे नहीं रहा। जो UAE और इधर उधर दोस्त ममालिक ने अब मांगनी शुरू कर दी है ना आपसे असासे, और वो फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो। दोस्त कुछ भी नहीं होता, खुद इन्हिसारी सबसे बड़ी दोस्त होती है। और उसकी प्राइम एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आपने देखनी है खुद इन्हिसारी की, वो जमात अहमदिया है। अच्छी लगे आपको बात या बुरी, है हकीकत यही। तो खुद इन्हिसारी जिन्होंने सीखी हुई है पिछले 100-125 साल में, वो उसके ऊपर मज़ीद पुख्तगी और मज़ीद बालिग नज़री के साथ जम जाएं और उसकी तरफ तवज्जो रखें।
बाकी वो ओवरलोडेड गन्ने की ट्राली जब पीछे वापस रिड़ती है तो वो सियाने ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर से छलांग लगा जाते हैं, कहते हो गन्नियां दे थल्ले आके ना मरो। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे। रहम की उम्मीद और रहम की ज़रूरत तो हर हालत में है, लेकिन वो मेरे मुंह में खाक वाले जो दानिश्वर हैं, अब उन्होंने जो कि मुंह में खाक डालनी बंद कर दी है और वैसे ही कहते हैं कोलैप्स कोलैप्स। तो मैंने कहा फिर मैं भी अर्ज़ कर दूं कि जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।